है हमारा पंजाब पीजीटी कॉमर्स 2026। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं एमसीक्यूज करेंगे। कौन से टॉपिक के? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल शब्द को बाइफरकेट करके लिखूं तो आप लोग सभी जानते हो कि इसको हम लोग कहते हैं लागत हिंदी में, और कह सकते हो आप लोग खर्चा। किसका खर्चा? कैपिटल का। अब कैपिटल का हमारे बिजनेस के अंतर्गत अलग अलग तरीकों से हम लोग क्या करते हैं? फंड इकट्ठा करते हैं। हम लोग इक्विटी शेयर से फंड इकट्ठा करते हैं, हम लोग प्रेफरेंस शेयर से फंड इकट्ठा करते हैं, हम लोग हमारा रिटेन्ड अर्निंग जिसको रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जानते हैं उससे फंड इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और हम लोग लॉन्ग टर्म डेट से भी फंड इकट्ठा करते हैं। ये हमारे क्या है? फंड इकट्ठा करने के सोर्सेज है। तो हर सोर्सेज की कुछ ना कुछ, जैसे इक्विटी वालों ने हमें पैसा दिया तो इक्विटी वाले कुछ ना कुछ हमसे किसकी उम्मीद रखते हैं? रिटर्न की। तो वो रिटर्न जो हमें पे करनी पड़ेगी, कंपनी ने इक्विटी वालों से जो पैसा लिया तो इक्विटी वालों को जो रिटर्न पे करनी पड़ेगी वो कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है, लागत है। इसी प्रकार प्रेफरेंस की कॉस्ट बनेगी, इसी प्रकार रिटेन्ड अर्निंग की बनेगी, इसी प्रकार लॉन्ग टर्म डेट की बनेगी। तो इक्विटी की जो कॉस्ट बनेगी उसको आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के नाम से जानते हैं। प्रेफरेंस की जो कॉस्ट बनेगी उसको आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं। लॉन्ग टर्म डेट की जो कॉस्ट बनेगी उसको आप कॉस्ट ऑफ डेट के नाम से जानते हैं। अभी आप कहोगे जी रिजर्व एंड सरप्लस की क्या कॉस्ट होगी? रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा आएगा रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग की कौन सी कॉस्ट होगी? तो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट को हम लोग KR के नाम से जानते हैं। एक बार इतना आप लोगों ने ध्यान रखना। अब जो देखो इक्विटी वालों ने जो एक्सपेक्ट किया उस कॉस्ट को अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह दिया। प्रेफरेंस वालों ने जो एक्सपेक्ट किया एज ए डिविडेंड वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कह दिया। लॉन्ग टर्म डेट वालों ने जो एज ए इंटरेस्ट जो उनको मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ डेट कह दिया। अब आपके सामने ये जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है, ये जो तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ डेट, ये तीनों की जो कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग कहते हैं जो कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट जाती है। जो कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट आपको पे करनी पड़े उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग तो आपका खुद का पैसा है, इसमें कोई बाहर से तो आप अरेंजमेंट करते नहीं। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को आप लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आप कहोगे जी इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिटेन्ड करने वाला पैसा है वो आप कहीं और लगाकर कुछ कमा सकते थे, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अलग अलग सोर्स की कॉस्ट। हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ डेट जो जानी जाती है KD के नाम से, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो जानी जाती है KP के नाम से। हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि जानी जाती है KE के नाम से। हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो कि जानी जाती है KR के नाम से। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको आप लोग जानते हैं KO के नाम से। इसका दूसरा नाम हम लोग आगे जाके भी पढ़ेंगे, इसको WACC के नाम से भी जानते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ोगे आप तो कॉस्ट ऑफ डेट में आप एक पढ़ोगे इरिडीमेबल और एक पढ़ोगे रिडीमेबल। जो इरिडीमेबल होगा उसको परपेचुअल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह KP में पढ़ोगे इरिडीमेबल और रिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के आप बहुत सारे मेथड पढ़ोगे। ठीक है, डिविडेंड यील्ड मेथड पर अप्रोच पढ़ोगे, अर्निंग यील्ड पढ़ोगे, ठीक है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ोगे, रियलाइज्ड यील्ड मेथड पढ़ोगे। तो
CAPM पढ़ो, काफी सारे मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पढ़ेंगे, फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग बुक वैल्यू पर भी और मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारा रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर। चलो जी, सवाल शुरू करता हूं मैं। पहला सवाल कहता, चलो जी एक बार हम लोग थोड़ा सा अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, minimum required rate of return which a firm has to muster to pay to the supplier of fund। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो एक फर्म को जरूर कमानी पड़ती है अपने सप्लायर ऑफ फंड को पे करने के लिए। अब सप्लायर ऑफ फंड कौन है? इक्विटी वाले हैं, प्रेफरेंस वाले हैं और लॉन्ग टर्म डेट के हैं। इनको देने के लिए जो कम से कम पैसा चाहिए वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। तो पहला सवाल हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट ए फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। कहता है कि इनमें से कौन सा कम से कम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो एक फर्म को अवश्य कमानी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, टू प्रिजर्व इट्स मार्केट वैल्यू को रखने के लिए। क्या वो कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, लीवरेज है? आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम हम लोगों ने ध्यान रखना है, इसको हर्डल रेट भी बोलते हैं, इसको टारगेट रिटर्न भी बोलते हैं, इसको डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं। आप सभी को एक चीज पता हो, हम लोग जहां कहीं भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम लेंगे वहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमारा जिक्र किससे होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से होगा। किससे होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप केओ के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम हमें पता है वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, अब आगे क्या कहता है? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि अभी आप पढ़ के आए हैं कि स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल। अब स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल अपन अभी पढ़े थे, एक पढ़ा था अपन ने कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दो प्रकार की है, एक इरिडीमेबल है, दूसरी हमारी रिडीमेबल है। इरिडीमेबल में दो प्रकार के फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक हमें ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, अरे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। बिफोर डेट में हम लोग ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, और आफ्टर टैक्स में हम लोग ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। अब ये नेट प्रोसीड क्या बला है? ठीक है, नेट प्रोसीड क्या बला है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, आपको नेट प्रोसीड सारे के सारे सवालों में एक जैसी निकलेगी। आपको क्या लेना है? सबसे पहले लेनी है फेस वैल्यू, ठीक है, ऑफ, आप पर डेट कह दो या फिर शेयर कह दो, आपने ले ली। इसमें क्या करना है? अगर प्रीमियम है तो ऐड करना है, अगर डिस्काउंट है तो माइनस करना है। कर दिया। उसके बाद आपका आ जाएगा इशू प्राइस। इशू प्राइस में से आपने लेस करनी है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा नेट प्रोसीड्स। क्या आ जाएगा? नेट प्रोसीड। ठीक है, अब आपने एक चीज क्या ध्यान रखनी है यहां पर कि आपका जो प्रीमियम या फिर डिस्काउंट होगा ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। आपका प्रीमियम या डिस्काउंट जो होगा ऑलवेज लेना है आपने फेस वैल्यू पे, परंतु आपकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होगी ऑलवेज ऑन
इशू प्राइस। ठीक है, देखो अगर सीधी अमाउंट में दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी है तो वो परसेंटेज आपने किसका लेना है, इशू प्राइस का लेना है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सबके अंदर। फिर आपका जो नेट प्रोसीड है सब में शेयर में हो चाहे डिबेंचर में हो, इसी प्रोसेस से निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या थे कि रिडीमेबल डिबेंचर में क्या फॉर्मूला, वही कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ठीक है, कैसे निकलेगी, आईटी सॉरी इंटरेस्ट रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड बाय एन रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड बाय 2। अगर इसमें टैक्स जुड़ जाता, केडी आफ्टर टैक्स आप निकालते तो आई के साथ 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय एन, ओवरऑल के बाय में आरपी प्लस एनपी बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा रहने वाला है किसका, कॉस्ट ऑफ डेट का। ठीक है जी, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट हम लोग निकालेंगे, या हम लोगों ने जो हमारा डिबेंचर था उसका फॉर्मूला सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आता है तीसरा सवाल कि कंपनी इशू करती है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 रुपए ईच एट पार, यानी कि एक कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है एट पार पे। ठीक है, 10% का प्रेफरेंस शेयर है, फेस वैल्यू 100 रुपए, तो पार पे इशू कर रही है। रिडम्पशन पीरियड कितना है, 10 साल का है। इशू एक्सपेंसेस कितने हैं, 2 रुपए है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि भैया छोटा फॉर्मूला लगाना है, मतलब 1 नंबर फॉर्मूला लगाना है या 2 नंबर फॉर्मूला लगाना है। जब भी आपको ईयर गिवन हो, मैच्योरिटी के ईयर गिवन हो, तब तो लगेगा रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड वाला फॉर्मूला, परंतु जब आपका मैच्योरिटी पीरियड ना गिवन हो तब आपका लगेगा छोटे वाला फॉर्मूला। इसमें आपका रिडम्पशन वैल्यू दे रखी है, तो आपने इसको करना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, 100 रुपए का शेयर है, कितने परसेंट, 10%, तो आपका डिविडेंड आ गया ये। अब आपके बाद उसके बाद हमें चाहिए नेट प्रोसीड। अब देखो नेट प्रोसीड कैसे निकलेगी, नेट प्रोसीड हमें पता है कि फेस वैल्यू आपकी कितनी है, फेस वैल्यू है 100, माइनस प्लस माइनस करना है प्रीमियम या डिस्काउंट, कुछ भी नहीं है, तो हमारा इशू प्राइस कितना आ गया 100, परंतु इशू एक्सपेंसेस जिसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं वो हमारी 2 रुपए दे रखी है, तो हमारा नेट प्रोसीड कितना आ गया 98। तो नेट प्रोसीड कितना लिखे 98, कुछ नहीं कह रखा कि रिडीम कितने पे करने हैं, तो हम लोग जो रिडम्पशन वैल्यू मानेंगे एट पार मानेंगे 100 रुपए। एन आपको कितना दे रखा है, एन दे रखा है 10, तो केपी का फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे पीडी प्लस, इसमें टैक्स बिफोर टैक्स का कोई फंडा नहीं होता, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बटा एन, यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड बाय 2। इसको आप लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, सॉर्ट आउट करके क्या लिखेंगे 10 प्लस यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू 98, एन कितना है 10 है। ठीक है, ओवरऑल के बारे में लिखेंगे 100 प्लस 98 बटा 2। आप लोग जब इसको सोल्व करके आओगे, देखो 10 एज इट इज रहेगा, 98 100 में से 98 का 2, 2 बटा 10 हो जाएगा 0.2 बटा में 100 प्लस 98 198 बटा 2 99 गुणा 100। जब आप इसको सोल्व करोगे 10.2 बटा 99, तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10.41 10.31 इसके निकलेगा, एग्जैक्ट आप निकालोगे। ठीक है, तो परंतु ये लमसम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10.41, इसका परसेंटेज अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपको कैसे पता लगा कि बड़ा फॉर्मूला लगाना है, जब आपको मैच्योरिटी के ईयर्स दे रखे हो, एन दे रखा हो, तब आपको पता लग जाना चाहिए कि बड़ा फॉर्मूला लगेगा। कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग आर कंसिडर एज ए सोर्स ऑफ फंड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट क्या होती है, देखो वैसे तो हम लोग रिटेन्ड अर्निंग के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे कि जो रिटेन्ड अर्निंग है, अब आप सभी को पता है हम लोगों ने रिटेन्ड अर्निंग को रखा था रिजर्व एंड सरप्लस में। अब आप सभी को पता है कि ये रिजर्व एंड सरप्लस किससे बिलोंग करते हैं, इक्विटी वालों से बिलोंग करते हैं, तो इसी में तो हमारी क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग होती है। तो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट वैसे जर्नल सेंस में हम लोग कहें तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है।
जर्नल सेंस में रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट किसके बराबर होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है। तो रिटेन्ड अर्निंग आर कंसिडर सोर्स ऑफ फंड माना जाता है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके बराबर होती है? वो इक्विटी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स होती है, एडजस्टेड फॉर टैक्स या फ्लोटेशन कॉस्ट इफ एप्लीकेबल। तो इसकी जो कॉस्ट होती है रिटेन्ड अर्निंग की, वो किसके बराबर होती है जर्नल सेंस में? वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है। कब कम या ज्यादा होगी ये हम लोग आगे जाके सीखेंगे। कहता है विच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यूजुअली कैरी द इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग हमारे सोर्सेज लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं। ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं। इनमें से कौन से सोर्सेज की जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट होती है? मैंने आपको बताया था कि इक्विटी वालों की, प्रेफरेंस वालों की और लॉन्ग टर्म डेट वालों की जो कॉस्ट होती है वो एक्सप्लिसिट होती है, जिसको आप लोग आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट कहते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट किसकी हुई? रिजर्व एंड सरप्लस की। या फिर हम लोग कहें कि रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कैसी होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जिसको आप लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आप लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कैसी होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। हाँ जी, कहता फ्लोटिंग कॉस्ट या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करेगी? ठीक है, फ्लोटे अब देखो रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग का मुद्दा आके जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि रिटेन्ड अर्निंग शामिल होता है, यानी कि आर एंड एस, रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा रिटेन्ड अर्निंग होता है। तो क्या ये पैसा आपको बाहर से लेना पड़ता है? क्या ये पैसा बाहर से आता है? आपको लोगे जी बिल्कुल भी नहीं आता, ये तो आपका खुद का पैसा होता है। तो क्या इस पर फ्लोटेशन कॉस्ट पड़ेगी? आप लोग कहोगे जी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का इंपैक्ट मोस्टली किसके ऊपर पड़ता है? वो पड़ता है कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ कैपिटल। जब आप नई कैपिटल इशू करते हो तब आपको ब्रोकरेज वगैरह या फिर कॉस्ट ऑफ इशू पे करनी पड़ती है। तो ओनली द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू कैपिटल के ऊपर किसका इंपैक्ट पड़ता है? फ्लोटेशन एक्सपेंसेस का इंपैक्ट पड़ता है। आगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल। अब इरिडीमेबल के बारे में तो आप सभी को पता है कि इरिडीमेबल का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, परपेचुअल बोलते हैं इसको। क्या निकालने? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर निकालने, केडी निकालने। देखो इरिडीमेबल डिबेंचर का जो फॉर्मूला है आप सभी को पता है। देखो टैक्स रेट भी दे रखी है, तो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला मैंने आपको अभी सिखाया था कि 1 - t अपॉन नेट प्रोसीड। ठीक है, सबसे पहले आप लोग निकालेंगे इंटरेस्ट। देखो इसमें कुछ नहीं कह रखा कि फेस वैल्यू कितनी है, आप लोग अपनी मर्जी से लेट द फेस वैल्यू कर लेंगे 100 रुपए। एक ही डिबेंचर, हर चीज शेयर हो डिबेंचर हो कुछ भी हो, एक ही चीज, एक की कॉस्ट निकालनी है हमें। तो 100 रुपए आपने मान लिया, 12% कॉस्ट है तो 12 रुपए आ गया। ठीक है, इशू किए पार के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो नेट प्रोसीड है, देखो ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट है, ना प्रीमियम है, ना डिस्काउंट है, तो आपका ये कितना आ जाएगा? 100 रुपए ही आ जाएगा। नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा? आपका 100 रुपए आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी जो टैक्स की रेट है वो है 30%, जिसका मतलब क्या है 30/100। इसका मतलब क्या है 0.3। तो हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं, हम लोग यहाँ पे 12 लिखते हैं, 1 - 030 बाय में 100 करते हैं इनटू 100। ठीक है, तो देखो 12 गुणा 0.7 ये कितना आ गया? 8.4 परसेंटेज लगा देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8.4 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब आगे आता है CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है। किसको निकालने का फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है और सबसे आसान फॉर्मूला है और मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है वो क्या से निकालनी है? RF प्लस बीटा RM माइनस RF। अब यहाँ पर RF क्या है? RF का मतलब क्या है? रिस्क फ्री सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी जिस पर कोई रिस्क नहीं है, जिसको आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीटा क्या है? आपका रिस्क फैक्टर है, जिसको आप लोग सेंसिटिविटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है जी। RM क्या है? रेट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, रेट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, यानी कि मार्केट वाली जो वो है सिक्योरिटीज हैं उसको हम लोग RM के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है हमारा कि ये देखो, ये RF हो गया, ये बीटा हो गया, ये RM हो गया और ये RF हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? RF प्लस बीटा इंटू में RM माइनस RF। आप लोगों ने एक चीज क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली, ये जो RF और माइनस RM है, RM माइनस जो RF है, ये वाला चीज मैं यहां लिखता हूं, जो RM माइनस RF है, इसको इकट्ठे को आप लोग मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। सम टाइम आपके सवाल में, आपके पेपर में सवाल डायरेक्टली दे देगा मार्केट रिस्क प्रीमियम दे देगा। इसका मतलब क्या है? RM माइनस RF उसने निकाल के दे दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले की जगह पुटअप करना है। तो RM माइनस RF आपका क्या कहलाता है? मार्केट रिस्क प्रीमियम कहलाता है। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान रख लेना, जो CAPM कंसेप्ट है, ठीक है, ये दी थी विलियम F शार्पे ने दिया था। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बीटा दे दिया, बीटा कोफिशिएंट दे दिया, तो हम लोग यहां लिख लेंगे, ठीक है। रिस्क फ्री RF दे दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो यानी कि RM दे दिया। क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको अभी मैंने सिखाया है, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF। RF कितना है? 6, बीटा कितना है? 1.2। यहां पर परसेंटेज मत लिखना, नॉर्मली काम चला लेना, ठीक है। 1.2 इंटू 14 में से 6 गया 8, तो ये बन गया 12 8 96 यानी कि 9.6। तो आपका आंसर क्या आ गया? 15.6 परसेंटेज। तो आपका ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। आगे आता कहता है इन कैलकुलेटिंग द वैक, ठीक है, जब आप वैक कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वैक का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका सिंबल हम लोग लेते हैं KO, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम लोग लेते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका तीसरा नाम हम लोग लेते हैं कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। इसी को आप लोग हर्डल रेट के नाम से भी जानते हैं, इसी को आप लोग डिस्काउंटिंग रेट के नाम से भी जानते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, आप सभी लोगों ने NPV नाम का टेक्निक की है, कैपिटल बस्टिंग चैप्टर में NPV नाम की टेक्निक की है। उस समय आप क्या करते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को डिस्काउंट करते हो। तो डिस्काउंट करने के दौरान जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हो भैया, वो और कुछ नहीं होता, वो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होती है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के यूज आप कहां कहां कर सकते हो? आप लोग इसको डिस्काउंट करने के लिए यूज करते हो। किसको डिस्काउंट करना है? आप NPV को डिस्काउंट करने के लिए यूज करते हो। दूसरा, आप वैल्यू ऑफ फर्म को कंप्यूट करने में इसकी हेल्प लेते हो। अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है? वो निकलती है EBIT अपॉन KO करके। क्या करते हो आप लोग? वैल्यू फर्म को कंप्यूट करते हो। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि वैल्यू ऑफ फर्म और KO के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? अपोजिट। अगर KO बढ़ेगी तो VF कम हो जाएगी, KO कम हो जाएगी तो VF या वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो एक चीज और आप यहां पर निकाल सकते हो। अब आपका KO का यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बनकर आ गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बनकर आ गया मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आपका देखो, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया आपका KO निकल आएगा EBIT अपॉन VF। वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दो EBIT को तो आपकी क्या निकल आ जाएगी? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आ जाएगी।
तो क्या सवाल में क्या कहता है कि इन कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेट यूज हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू भी यूज होती है, मार्केट वैल्यू भी यूज होती है, तो या तो बुक वैल्यू ले लो या फिर मार्केट वैल्यू ले लो। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसको वेट देकर निकालते हो। तो मैं आपका यहाँ पर के ओ का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि जब हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो आप लोग वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हो, वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वेट लिखूंगा, इक्विटी का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। मैं वेट लिखूंगा प्रेफरेंस का और मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से। मैं यहाँ पर वेट लिखूंगा, किसका लिखूंगा, डेट का लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट ऑफ डेट से। मैं यहाँ पर वेट लिखूंगा रिटेन्ड अर्निंग का और मल्टीप्लाई कर दूंगा रिटेन्ड अर्निंग से। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, ये इक्विटी की कॉस्ट निकल आ जाएगी, ये प्रेफरेंस की, ये डेट की और ये रिटेन्ड अर्निंग, इन सबको जोड़ के आपकी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ जाएगी। ये एक बड़ा फॉर्मूला है और ये आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो आगे आपका सवाल आता है कि ईपीएस दे रखा है 10 रुपए, डिविडेंड पे आउट रेशो दे रखा है 60%, मार्केट प्राइस एमपीएस दे रखा है 50 रुपए। तो आपको डिविडेंड यील्ड के तहत क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो इससे पहले मैं आपको छोटी सी जगह एक बार ऊपर लेके चलूं, यहां ले चलता हूं। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको आप लोग केई के नाम से जानते हैं, उसको निकालने के हमारे पास 7 मेथड हैं। पहला है डिविडेंड यील्ड अप्रोच। डिविडेंड यील्ड अप्रोच में आप लोगों ने फॉर्मूला मोस्टली सुना है डीपीएस बाय एमपीएस, या फिर आप इसको लिख सकते हो डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। नेट प्रोसीड और एमपीएस एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता। दूसरा आप लोग लिखेंगे अर्निंग यील्ड में अप्रोच। अर्निंग यील्ड में आप लोगों ने फॉर्मूला सुना हुआ है ईपीएस बाय एमपीएस, या फिर आप इसको लिख सकते हो ई अपॉन P0, या फिर आप इसको नेट प्रोसीड ही लिख लो। तीसरा फॉर्मूला आपके पास आता है डिविडेंड ग्रोथ, या फिर गोल्डन मॉडल। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट वाला है जो पेपर में सवाल देता है, D1 बाय P0 प्लस G इंटू 100। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपको D1 निकालना हो तो कैसे निकला, D0 1 प्लस G। ठीक है जी, अगर आपको यहाँ पर G निकालना हो, G का मतलब है ग्रोथ, वो निकलता है B इंटू R। अब ये चीजें क्या है, देखो D1 क्या है, जब आपको लिखा मिले सवाल के अंदर डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड मिलने की संभावना है वो है, और D0 है पास्ट ईयर का डिविडेंड। ठीक है जी, आगे है G है ग्रोथ, जो कि निकलता है B इंटू R। अब यहाँ पे B का मतलब है रिटेंशन रेशियो, और R का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिस रेट से आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है, जो आपने अर्निंग पर शेयर कमाई उसके आप लोग 2 हिस्से करते हो। एक तो आप लोग शेयर होल्डर में बांट देते हो जिसको आप लोग डिविडेंड कहते हो, और एक आप लोग रिटेन कर लेते हो जिसको आप रिटेंशन रेशियो कहते हो। ठीक है, डिविडेंड जो आपने बांट दिया डीपीएस, रिटेंशन जो आपने रिटेन कर लिया। ठीक है, रिटेंशन वाला जो कहलाता है वो बी कहलाता है। ठीक है जी, अब इसी फॉर्मूले से आप लोग और आगे एक फॉर्मूला बना दोगे,
1/P0 से अगर आपने P0 निकालना हो तो आप लोग किस तरीके से निकालेंगे? आप लोग निकालेंगे D1 अपॉन, इस तरीके से आप लोग क्या निकालेंगे? P0 निकालेंगे। ठीक है जी। अब एक चीज और, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने डिविडेंड वाला चैप्टर किया था, डिविडेंड वाला चैप्टर किया हुआ है, तो उसमें आप लोग देखते हो गोल्डन का फॉर्मूला देखते हो। अब देखो ये अर्निंग है, ठीक है, अर्निंग का जो हिस्सा आपने शेयर होल्डर में बांट दिया वो डीपीएस कहलाया, यानी कि ये बी है, रिटेंशन को बी है, तो ये 1 माइनस बी है। बी आपने रिटेन कर लिया तो 1 माइनस बी आपने बांट दिया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि अर्निंग का जो हिस्सा, अर्निंग का जो हिस्सा मैंने शेयर होल्डर में बांट दिया, तो आप ऐसा ही करते हो ना। फॉर एग्जांपल 10 रुपए है ये, डीपीएस 40% है और रिटेंशन 60% है, तो मैं क्या लिखूंगा? 10 गुणा 40% लिखूंगा ना। तो ये क्या था? अर्निंग था। अर्निंग का जो हिस्सा यही बन गया। बी कितना था? ठीक है, बी मेरा 60% है, तो 1 माइनस बी करूंगा मैं, 60% करूँ 40% ही आएगा। तो अर्निंग का जो हिस्सा मैंने शेयर होल्डर में बांट दिया, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाया? डीपीएस कहलाया। तो आप लोगों के सामने, ठीक है, जो डिविडेंड वाला चैप्टर होगा उसमें यही फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। D1 को आप लोग क्या लिख दें? अर्निंग का जो हिस्सा आपने शेयर होल्डर में बांट दिया, के ई एज इट इज रहा। तो आपने ग्रोथ को अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इसको किस नाम से जानते हैं? BR के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूले की जगह, यानी कि इस फॉर्मूले की जगह ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। हाँ जी, यहां तक कहानी सेट है आई थिंक। तो ठीक है जी। फिर अगली अप्रोच हमारी आती है, कितनी अप्रोच होगी? 3 होगी। चौथी अप्रोच हमारी आती है, चौथे में हमारा जो फॉर्मूला था वो होता है अर्निंग ग्रोथ मॉडल। अर्निंग ग्रोथ मॉडल में हमारा फॉर्मूला रहेगा E1P0, ठीक है जी, इंटू 100। पांचवी हमारी अप्रोच आती है रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच में हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जी, मतलब ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने में हमारी करता है, हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। यानी कि हिस्टोरिकल डाटा की हेल्प से जब आप ग्रोथ रेट निकालते हो तो उसको आप लोग, जैसे मैं कह दूं कैसे निकलेगा, 2001 में डिविडेंड दिया 10 रुपए, 2002 में दिया 11 रुपए, ठीक है, 2003 में दिया 1.1 जोड़ दूंगा तो 1.21 आ जाएगा, यानी कि 12 रुपए 10 पैसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जब वो निकालेंगे, ग्रोथ रेट निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे रियलाइज यील्ड अप्रोच। छठी हमारी अप्रोच है CAPM, आप लोग पढ़ चुके हो कि इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, RF प्लस बीटा जो कि रिस्क फैक्टर है, जिसको हम लोग सेंसिटिविटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, RM माइनस RF। जो RM माइनस RF है आप सभी जानते हैं कि इसको आप लोग मार्केट रिस्क प्रीमियम के नाम से जानते हैं। सातवां जो फॉर्मूला है वो यहां पर तो एप्लीकेबल नहीं होता, परंतु एक MM अप्रोच में फॉर्मूला दिया गया है, अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच के अकॉर्डिंग। अप्रोच में कहां दिया गया? प्रेपोजिशन 2 में दिया गया है। उसमें जो आपका KE निकलता है वो निकलता है KO प्लस KO माइनस KD इनटू में डेट इक्विटी रेशो। ये फॉर्मूले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के निकालने के ध्यान में रखने हैं। 7 फॉर्मूले मैंने बता दिए, इनसे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। तो हमारा सवाल नंबर कौन सा था? हम लोग पहुंच चुके थे, हाँ जी, ये रहा। अब आपको इसमें दे रखा है EPS 10 रुपए, पे आउट रेशो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो 60%, 10 का 60% मतलब 6 रुपए, ठीक है। MPS मार्केट प्राइस
पर शेयर कितना दे रखा है 50 रुपए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, ग्रोथ क्या दे रखी है 0 दे रखी है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या लेगा डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 6/50 गुना 100। तो आंसर क्या आ गया भैया 12% आपका आंसर आ गया। अब आगे क्या कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है एडिशनल फंड रेज्ड बाय द फर्म। जो आप लोग एडिशनल देखो आपने बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है, कॉस्ट में भी आप पढ़ते हैं कि जब भी मार्जिनल शब्द आता है तो उसका संबंध एडिशनल से होता है। किसी ना किसी चीज के एडिशनल से क्या होता है उसका रिलेशन। एडिशनल फंड रेज्ड बाय द फर्म की जो कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब आगे आता है कि कंपनी इशू करती है 14% परपेचुअल डिबेंचर। परपेचुअल डिबेंचर का मतलब है कौन से डिबेंचर है इरिडीमेबल है। फेस वैल्यू 100 रुपए दे रखी है, डिस्काउंट कितना है 5% है, कॉर्पोरेट टैक्स 40% दे रखा है। तो आपके सामने फेस वैल्यू दे रखी है 100, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 5, इशू प्राइस कितना आ गया 95, फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं, तो आपका नेट प्रोसीड कितना आ गया 95 आ गया। ठीक है, डिबेंचर की जो रेट है 14% है, तो फेस वैल्यू पे 14% लोगे तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, नेट प्रोसीड 95 है, टैक्स की रेट 40% है, जिसको 0.40% के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है I अपॉन NP1 माइनस टी। आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे 14/95 इंटू 1 माइनस 40। ठीक है, आप इसको सॉर्ट आउट करके हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा भैया 8.84%। ए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में। कहता है कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। टैक्स डिडक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट मेक्स डेट चीपर सोर्स। अभी आप पढ़ के आए हैं या आप सभी को पता है कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ठीक है, उसके अंदर किस वजह से होता है क्योंकि टैक्स डिडक्टेबिलिटी का क्वालिटी होती है उसके अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा टैक्स डिडक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट मेक्स डेट क्या होता है चीपर देन इक्विटी। फ्लोटेशन कॉस्ट डजंट इफेक्ट कॉस्ट ऑफ डेट, बिल्कुल करती है जी। ठीक है, सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट को नहीं करती। कॉस्ट ऑफ डेट इंडिपेंडेंट टैक्स रेट से इंडिपेंडेंट थोड़ी रहती है, बदलती है। 15वें सवाल में क्या कहता है कि D1 दे रखे आपको, D1 दे रखा फॉर करंट मार्केट प्राइस, P0 दे रखा है आपको 40, G आपको दे रखा है 50%, सॉरी 5%, 0.05 हो जाएगा। KE निकालना है तो KE का फॉर्मूला आप सभी को पता है D1 बटा P0 प्लस G इंटू 100। D आपका कितना है 4/40 इंटू 100। सॉर्ट आउट करोगे तो 15% क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। आगे कहते हैं विच मेथड ऑफ वेइंग इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफ्लेक्ट द करंट फाइनेंशियल फैसिलिटी फाइनेंशियल रियलिटीज मार्केट कंडीशन बेटर। देखो सीधी सी बात है, अगर करंट मार्केट कंडीशन लेनी है तो आपको वैक को किसके साथ वेट करना पड़ेगा, आपको मार्केट वैल्यू पर वेट करना पड़ेगा, तभी आपकी वैक क्या कर पाएगी करंट मार्केट कंडीशन दिखा पाएगी। आगे आ गया, देखो अभी आपको मैंने लिखवाया कि रियलाइज यील्ड अप्रोच है वो यूज करते हो क्या कैलकुलेट करने में, आप कैलकुलेट तो करते हो उसमें जी किस में हेल्प करता है आपकी, जी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो आपका आंसर क्या आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिटर्न कैलकुलेट करने में आपकी सहायता करता है रियलाइज यील्ड अप्रोच। आगे आता है कि द एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के काफी सारे नाम बताए, ठीक है, उनमें से एक नाम क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो आपको आउट ऑफ द पॉकेट पे करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपकी घर की होती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है। ठीक है, प्रीमियम पेड ओवर बुक वैल्यू ये कुछ अलग ही चीज है। तो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वो डिस्काउंट रेट जो बराबर कर देती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को, उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, ठीक है, उस रिकोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल को
आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। कहता है व्हेन बुक वैल्यू वेट्स आर यूज, जब बुक वैल्यू के वेट यूज कर लिए तो वैक टेंड टू बी, देखो बुक वैल्यू और आपकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें फर्क रहता है। जब आप बुक वैल्यू यूज करते हो सम टाइम होता है कि बुक वैल्यू तो चीजों की हिस्टोरिकल पड़ी है, मार्केट वैल्यू आज की बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो भैया आपकी जो वैक है वो अंडरस्टेटेड हो जाएगी अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आर हायर देन द बुक वैल्यू। अगर आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो और आप वेट दे रहे हो बुक वैल्यू के बिहाफ पर, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, अंडरस्टेट रहेगी, अंडरस्टेटेड रहेगी। 20वां सवाल आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को देने वाले अंकल का नाम क्या है? गॉर्डन है। ठीक है, गॉर्डन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, D1 P0 G इंटू 100। ठीक है, या फिर आपने P निकाला था E1 माइनस P K इंटू पी आर। ठीक है, G अपना B इंटू आर। कहता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या एज्यूम करके चलता है? भैया वो ये एज्यूम करके चलता है कि जो डिविडेंड ग्रो करता है वो कांस्टेंट रेट से करता है, परपेचुअली, कि आपकी जो डिविडेंड के ग्रो करने की रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है, परपेचुअली लगातार चलती रहती है। 21वां सवाल फिर हमारा क्या आ गया, प्रैक्टिकल आ गया। ये क्या कहता है कि ए फर्म हैज 10% प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख रुपए की, फेस वैल्यू 100 रुपए है, शेयर इशू कर दिए प्रीमियम पर 10% पे इशू। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या होगी? क्या यहाँ पर आपको एन दिया हुआ है? आप कहेंगे जी एन नहीं दिया हो तो छोटा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको इसमें चाहिए क्या, पीडी चाहिए। पीडी आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 का 10% आपके सामने प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। फिर आपको निकालनी है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे निकलती है, फेस वैल्यू में से अगर प्रीमियम है तो जोड़ देंगे, बिल्कुल है जी 110, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू प्राइस आ गया, इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दी, तो 2% माइनस करने पर आपके सामने रिजल्ट आता है 2 रुपए 2 पैसे कट देंगे तो 107 रुपए 80 पैसे आपके बचेंगे। ठीक है, आपके क्या बचेंगे, 107 रुपए 80 पैसे बच जाएंगे। ठीक है जी, तो आपका फॉर्मूला बन गया। बस आपका केपी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, पीडी अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। ठीक है, ये कितना है, 10 है, 107.8 इंटू 100, सॉर्ट आउट किया तो 9.27% आया। आगे है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप किस नाम से जानते हो? देखो भैया हम लोग तो कट ऑफ रेट के नाम से भी जानते हैं, टारगेट के से भी, हर्डल रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत सारे नाम बताए थे इसके, डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हो आप इसको। ठीक है जी, आप इसको ओवरऑल कैप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हो। आप इसको कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हो। ठीक है जी, और आप इसको किस नाम से जानते हो, वैक के नाम से जानते हो। इतने सारे नाम हैं हमारे। ठीक है, आगे क्या कहता है कि अंडर द अर्निंग प्राइस रेशो अप्रोच के ही क्या होगा, अर्निंग प्राइस। अब यहां पर अर्निंग का मतलब E1 वाला हो गया, प्राइस मतलब हमारा होगा मार्केट प्राइस। तो हमारा मार्केट प्राइस को मैंने आपको P0 के नाम से भी बताया है। ठीक है, P0 के नाम से। ठीक है, अब आप कहोगे जी एमपीएस और P0 का फंडा क्या है? ठीक है, देखो हम लोग लिखते हैं फेस वैल्यू माइनस या प्लस करते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट माइनस करते हैं, आपका आता है इशू प्राइस, यहां माइनस करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखो जब न्यू इशू हो तब तो यहां तक की जानकारी आपको करनी पड़ती है, परंतु जब आपका ओल्ड इशू हो तो यहां तक की कहानी करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एमपीएस लिख सकते हो। देखो अब अगर दोनों में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके ही आपका क्या आएगा, नेट प्रोसीड आएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो तो आपका इशू प्राइस था जो, वही क्या होगा, वही नेट प्रोसीड होगा।
यहाँ पर एमपीएस भी क्या होगा, नेट प्रोसीड होगा, तो आपका ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो प्राइस अर्निंग प्राइस रेशियो में क्या होगा, के कैसे निकलेगा, वो आपका निकलेगा E1/P0 इंटू 100 कर दो, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। हाँ जी, आगे क्या कहता है कि रिस्क फ्री रेट इज 5%। RF दे रखा है, हम लोगों ने लिख लिया। मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है सीधा, जो कि क्या होता है, RM माइनस RF होता है 8%। ठीक है, बीटा दे रखा है 0.7। के का फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, RF आपका कितना है 5 प्लस बीटा कितना है 0.75। RM माइनस RF डायरेक्टली दे रखा है 8%। तो 5 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 40 अपन 6, तो क्या आ जाएगा 11% आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 11%। ठीक है जी, आगे क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ डेट। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है आफ्टर टैक्स, यानी कि KDA। ठीक है, अगर 11% इंटरेस्ट हो, ठीक है, टैक्स रेट 35% हो, तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, आई अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 1 माइनस टी। अब यहाँ पर 11, अब एनपी के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो हम लोग 100 ही मानेंगे। ठीक है, 1 माइनस टी मतलब 0.35। ठीक है, तो आप लोग 11 गुणा 0.65 अपॉन 100 करके इंटू 100 लगा के, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.15% आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्या कहता है, वाई इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जनरली हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। कहता है KE क्यों ज्यादा होती है KP से। अब आपको सभी को पता है कि असली ओनर कौन होते हैं, इक्विटी वाले रियल ओनर होते हैं। ठीक है, जो भी रिस्क होता है वो इनका होता है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू पर हक किसका होता है, वो भी इनका होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का बिजनेस में रिस्क बढ़ेगा तो इन लोगों का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो किस कारण से इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से। इसके कहने का मतलब क्या है कि कहता है कि इक्विटी वाले रिस्क बियर करते हैं। ठीक है, कोई गारंटेड डिविडेंड नहीं होता इन भाइयों को, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सीधे डायरेक्ट आप आंसर पे टिक कर रहे हो, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, इतना टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ पढ़ के आपके साथ बातचीत करता हुआ चलूंगा। तो KE KP से क्यों ज्यादा है, क्योंकि इक्विटी वालों का रिस्क ज्यादा होता है, कोई गारंटेड डिविडेंड नहीं होता, इस वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। देखो अब ये PYQ देखो कहाँ का, CA का है। आगे क्या कहता है कि व्हाट हैपन टू वैक of a firm if it is increases the proportion of debt in capital structure। ठीक है, assuming debt is a cheaper source than equity। अब आप सभी को पता है कि जो डेट है, जो आपका डेट है वो चीपर सोर्स है। ठीक है, जैसे ही आप उसको ज्यादा मात्रा में एंटर करोगे, ठीक है, तो आपकी वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेट क्या है, आपका चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। KE कम कर देंगे आप, सॉरी इक्विटी का पैसा कम कर देंगे, डेट का पैसा डाल देंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो ऑलरेडी क्या है, कम है। तो इससे वैक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वैक क्या हो जाएगी, जैसे ही आप लोग डेट को ज्यादा एंटर करोगे तो कॉस्ट ऑफ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपके सामने एक सवाल नया और पैदा हो गया कि जो डेट का बढ़ना और वैक के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। ठीक है, अगला कहता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का क्या सीन है। कहता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पर्सनल टैक्सेस के केस में क्या होगा। ठीक है, चलो मैं आपको अब इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं।
हाँ जी, हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जिसको आप लोग KR के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा इन अब्सेंस ऑफ पर्सनल टैक्स। इधर लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अब इसमें एक चीज लिखेंगे इन अब्सेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो, दूसरे पार्ट पे हम लोग लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो, इन अब्सेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट वाला जो मामला है वो हम लोग जर्नल सेंस में पढ़ते हैं। इसको आप लोग जर्नल सेंस में पढ़ते हैं हम लोग कि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है वो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है। ये जर्नल सेंस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी। अगर पर्सनल टैक्सेस हों, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो फॉर्मूला आप लोगों ने आज तक देखा हुआ है वो ये देखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी। इसका मतलब क्या है? टीपी का मतलब है पर्सनल टैक्सेस, जहां पर शेयर होल्डर के पर्सनल टैक्सेस हों, ठीक है। बी का मतलब है ब्रोकरेज। जहां ये चीज दे रखी हो तो यहां बड़ा फॉर्मूला लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ पर्सनल टैक्सेस, ठीक है। मेन कहानी कहां आती है? यहां आती है कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट प्रेजेंट हो। अब देखो एक चीज देखो, हमें अभी ऊपर पड़ा है कि भैया जर्नल सेंस में जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है वो किसके बराबर होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है, अभी पढ़ के आए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ इक्विटी के होते हैं वो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पर अप्लाई हो जाएंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएंगे। अब एक फॉर्मूला है हमारा ये बड़ा, ठीक है। अब इधर भी मैं यही लिख दूं, मैंने 100 एक बार छोड़ दिया, ठीक है, दोनों तरफ से छोड़ देते, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब एक चीज देखो, आप सभी को पता है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है, रिजर्व एंड सरप्लस है, वो हमारा खुद का पैसा है, हम लोग बाहर से इशू नहीं कर रहे। तो क्या यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट होगी? आप कहोगे जी बाहर के पैसा नहीं आ रहा, हमारा खुद का ही पैसा, तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगी। तो यहां तो हम लोग क्या करते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हैं, और यहां हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करते। तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने का और ना करने का? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिविडेंड है कि 10 रुपया डिविडेंड है, 100 रुपये मेरा नेट प्रोसीड है, और जो मेरी ग्रोथ रेट है वो 4% है। इसी तरह मैं इधर लिखूंगा 10 रुपया मेरा वो है, 100 रुपये मेरा पीओ नोट है, ठीक है, 4% मेरा वो है। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। अब देखो मेरा जो फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है वो 5% गिवन है। तो क्या आप बताओ कि 5% मेरे को यहां से घटाना है, तो आप लोग कहोगे जी रिटेन्ड अर्निंग बाहर का पैसा नहीं है तो फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं घटेगी, परंतु यहाँ पे घटेगी। तो यहाँ पर क्या बचा? 10/100 0.4। यहाँ पे क्या बचा? 10/95 प्लस ये बचा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आगे मेरी कॉस्ट 14%, और यहाँ पर मेरी कॉस्ट आ गई, सॉल्व करोगे तो 14.52%। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। किस केस में?
प्रेजेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट पाई जाती है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है जी, ये आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का कंसेप्ट था। अब हमारे सवाल की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं कि अगर पर्सनल टैक्सेस प्रेजेंट हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। यही तो वो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होगी जब पर्सनल टैक्सेस होते हैं। तो आपको मैंने अभी बता दिया कि पर्सनल टैक्सेस की उसमें आपका फॉर्मूला ये बनेगा। तो आपका पहला फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस पर्सनल टैक्सेस इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज। क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला रहेगा। किस केस में रहेगा, जब आपके पर्सनल टैक्सेस ऑफ शेयर होल्डर एग्जिस्ट करते होंगे। अदरवाइज आपको मैंने रिटेन्ड अर्निंग का जो फॉर्मूला था वो अच्छे तरीके से समझा दिया, किस तरीके से कि जब पर्सनल टैक्सेस ना हो तो जर्नल सेंस में हम लेते हैं कब, जब फ्लोटेशन कॉस्ट भी ना हो तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बराबर मानते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। और जब फ्लोटेशन कॉस्ट एग्जिस्ट करती है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कम होती है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। हाँ जी, अगला सवाल है, हाँ जी, आई थिंक गुड एनफ और करवाया जाए।